कन्फेस किया है कि हाँ ये नून लीग वाले हमें इस चीज़ पे शाबाशी दिया करते थे, आज हमें ये पूछते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। अब उस असेंबली जिसकी ये हालत है कि एक डिफंक्ट असेंबली जिसमें देयर इज नो अपोजिशन पार्टी, जिसको स्पेशली रोका गया है, वहां से ऐसी रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अटैक कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 2/3 मेजॉरिटी से भी ये चेंज करना चाहे तो तब भी नहीं कर सकते थे जब तक उसकी रीजनिंग ना चेंज हो। मसलन इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2013 SCMR 1752। इस तरह की कोई अगर लॉ भी पास कर दे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बोनाफाइडी नहीं है, इसमें नेक नियति इनकी नजर नहीं आती। 21 तारीख के बाद नल एंड वाइड होगा जो मौजूद है। आपकी बात नल एंड वाइड नहीं होगा, कोई आइन में खुद कहा है अभी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते केयर टेकर सेटअप विल कंटिन्यू। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि रियासत को बगैर आप छोड़ देंगे, किसी हुकूमत के सवाल ही नहीं पैदा होता। अदरक 1150 रुपए हुई थी तो डॉक्टर साहब ने 4 प्रोग्राम कर दिए थे। आज आम, आलू, प्याज, टमाटर नहीं आवाम खरीद सकती, आज फ्रूट नहीं खरीद सकता। डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि अशराफिया की जंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening, welcome to National Debate. सियासी बहरान, मुआशी बहरान और अब आईनी बहरान, बहरान दर बहरान में घिरा आज का पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान में हमारी पार्लियामान में आज एक नई करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद इंतहाई मुतनाज़ा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक बड़ा वर्डिक्ट दिया जिसे अक्रॉस पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने न सिर्फ वेलकम किया है बल्कि आइन की असल रूह भी यही कहती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। अब इंस्टीट्यूशनल क्लैश क्या मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को महज करारदादों के जरिए रद्द या खत्म किया जा सकता है या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या हम एक बड़े आईनी बहरान की जानिब मजीद नहीं बढ़ रहे हैं? इस सिचुएशन से, इस क्लैश की सिचुएशन से हम अपने आप को किस तरह निकालेंगे जब मुल्क में एक ऐसी अफरा तफरी की कैफियत है और उसमें गिरफ्तारियां रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं? अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब को डेरा इस्माइल खान से एक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और DPO साहब जो कुछ अदालत में कहते रहे वो रिमार्क्स हम बता भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि अगर मुझ पे कंटेम्प्ट लगती है तो 3 दिन के बाद आप हमें बुलाइए, कंटेम्प्ट में हम पेश हो जाएंगे, लेकिन इस बंदे को हमने लेके जाना है। तो ये किस तरह की रविश है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून या आइन नाम की चीज़ बाकी बची भी है या नहीं बची, या हालात इसी तरह से रहेंगे? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन पर बात करने से पहले ट्रेंडिंग टुनाइट की हम बात करेंगे। हमारा जो हैशटैग है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, 1-2 मेहमान हमें बीच में तवक्कुफ़ के तौर पर थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे। कंवल शौज़ब साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं इनको साबिक रुकने कौमी असम्बली कहूँ या हालिया रुकने कौमी असम्बली कहूँ, ये मेरे पास इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है। शुएब शाहीन साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सर आप भी तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात, हमें स्काइप पे ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ देर के लिए हमें इरफान कादिर साहब ज्वाइन करेंगे। आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और आजकल बबांगे दोहल बोल रहे हैं, तो उनसे भी उनकी टेक हम ज़रूर लेंगे। सबसे पहले कंवल शौज़ब साहिबा, ये हो की गया है आज जो है एक करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करने की बात की जा रही है पार्लियामान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जमील। सबसे पहले तो मैं कंडेम करती हूँ उन नामालूम ऊपर वालों को जिनके ऑर्डर्स पे अली अमीन गंडापुर के ऊपर जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिस तरह से उनको हरास किया गया है, वो कोर्ट में पेश हुए थे और वहाँ पर उनको घेरा गया है। और जो आपने बात की कि DPO जो है उसने कहा जी मेरे पे बहुत प्रेशर है, ऊपर वालों का प्रेशर है। और अली अमीन की अगर वो वीडियो भी हमने पोस्ट की है, ट्वीट भी की है कि आप देखें, पूछ रहे हैं कि कौन है ऊपर वाले।
हम तो एक ही ऊपर वाले को जानते हैं जिसका नाम अल्लाह है, बेशक, और उसके बाद हम अल्लाह के सिवा ना किसी से डरते हैं और ना हम किसी का प्रेशर लेते हैं। बाकी ये नामालूम ऊपर वाले जो भी हैं प्लीज़ वो ज़रा ज़रूर बता दें कि ये कौन से ऊपर वालों के प्रेशर हैं जिसकी वजह से इसी आइन को, जिसको आप कह रहे हैं ना आइनी बहरान है, आइनी बहरान नहीं है, आइन बहरान का शिकार हुआ है। प्लीज़ करेक्ट इट। आइन बिल्कुल अपनी जगह प्रॉपर तरीके से मुसल्लम मौजूद है। आइन की बालादस्ती क्राइसिस का शिकार हुई है। आइन खुद इस वक्त बहरान का शिकार हुआ है क्योंकि वो ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जो डिजर्व नहीं करते थे कि एक आइन से चलने वाली रियासत को, एक आज़ाद जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसको इनके हाथों में दिया जाता। जो जिस आप असेंबली की बात करें, अब आपने जो मेरे इंट्रोडक्शन में कहा मैं वो भी बता दूं। देखिए मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रही हूँ, और अगर स्पीकर साहब जो इसी मुतनाज़ा वन साइडेड जो असेंबली है जिसके वो कस्टोडियन बने हुए हैं हाउस के, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये कुछ सवालात हैं, इसके ज़रूर जवाब दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन से कोई एमएनए बनता है या डी नोटिफाई करने से एमएनए ख़त्म होता है। हमारा क्या स्टेटस है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिफिकेशन हमारे जो डी नोटिफाई किया था वो कैंसिल कर दिया। ठीक, तो अब हम एमएनए और नॉन एमएनए के बीच में जो आलम बरज़ख है उसमें मुअल्लक़ है, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। दूसरा जवाब ये है कि 11 अप्रैल 2022 को जो इस्तीफे हमने डिप्टी स्पीकर के सामने पेश किए थे, ठीक, उसको स्पीकर जो अभी के मौजूद हैं राजा परवेज अशरफ, जो 16 अप्रैल 2022 को स्पीकर बने हैं, उन्होंने बैक डेट में जाके 11 अप्रैल वाले इस्तीफों को मंजूर कर लिया। ठीक हो गया अपने बयानात के अलावा। और किया किस दिन है? 17 जनवरी को पहली दफा, 20 जनवरी को दूसरी दफा और 22 या 23 को तीसरी दफा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव में जाके इन्होंने एक और आईनी बहरान क्रिएट किया है। और अब आ जाए असल पॉइंट पे जिसकी वजह से सारा बहरान क्रिएट हुआ है। और ये शोएब साहब बैठे हैं, जी जी। हमारे लिए ऑनर है कि ये बैठे हुए हैं और ये इस चीज को आई थिंक एक्सप्लेन भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन जो हो रही होती है, आइन ये कहता है कि अगर आप एक बंदे को डी नोटिफाई करते हैं 45 डेज में आपने उसका इलेक्शन कराना है, और उस माइक को, उस सीट को जो उस इलाके को रिप्रेजेंट करती है, 45 डेज के बाद आप नॉन रिप्रेजेंटेड नहीं रख सकते। बैक डेट में जाके एक शख्स 11 अप्रैल से हमें डी नोटिफाई करता है। जिन लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर से लेके 17 जनवरी तक का बीच का गैप जो था वो नॉन रिप्रेजेंटेड रहा। फिर आइन कहता है 90 दिन में आपने इलेक्शन करानी है। ठीक। अभी आप हमें अगर नोटिफाई कर रहे हैं और हमें आप असेंबली में कहते हैं मैंने नहीं है, हम नहीं आने देंगे, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन का राइट है, और जब हमने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी थी कि हम असेंबली में वापस जा रहे हैं, तो उसके बाद आपने रोका है। और कल माशाल्लाह मुझे बहुत देख के रोना आ रहा था राजा रियाज साहब की तकरीर सुन के, जिसमें उन्होंने कन्फेस किया कि कभी तुम में हम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इमरान खान के सामने जो कलमा हक वो पढ़ते रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबान में बोल रही हूँ। और आज वो कल उन्होंने इकरार कर लिया कि जो काम उन्होंने किया, यानी कि जो फ्लोर क्रॉसिंग की, जो वो लोटे बने एजाजिया उनको, और उस चीज़ को वो इकरार भी करते हैं, उसमें उन्होंने कल कन्फेस किया है कि हाँ ये नून लीग वाले हमें इस चीज़ पे शाबाशें दिया करते थे। आज हमें ये पूछते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। अब उस असेंबली जिसकी ये हालत है कि एक डिफंक्ट असेंबली जिसमें देयर इज नो अपोजिशन पार्टी, जिसको स्पेशली रोका गया है, वहां से ऐसी रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अटैक कर रही हैं। और इनको मैं याद कराती चलूं, 3 अप्रैल 2022 को ये असेंबली इमरान खान ने तोड़ दी थी, जिसको वापस सेल्फी लगा के इसी सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा था। सही। और 7 अप्रैल तक इस सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजाने वाले यही लोग थे जो अंदर बैठे हुए, जो आज कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानते। और यही आई थिंक बेंच भी था। और इसी जो हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने रोस्ट्रम पे बुला के शहबाज शरीफ को मौका दिया था बात करने का, बिलावल को मौका दिया था बात करने का, पीटीआई से मेरे ख्याल में कोई नहीं गया था बात करने के लिए। आज वही बिलावल, मैं कल परसों उसकी तकरीरें सुन रही थी जो वो बातें कर रहा था, कभी उन्हें डिक्टेटर कह रहा है चीफ जस्टिस साहब को, कभी कोई बात कर रही है। और एक आज जो सबसे अफसोसनाक चीज है, आइन की गोल्डन जुबली है। जी जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली वाले दिन आपकी ये डिफंक्ट वन साइडेड असेंबली, हाईजैक्ड असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट
सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज इन क्राइसिस। राइट, मैं ये शोएब शाहीन साहब से पूछूंगा। शोएब साहब, इन करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच के वर्डिक्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये करारदाद जो उसको कार्ड करारदाद पास की है, ये एक वेस्ट ऑफ पेपर है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मैं सबसे पहले आर्टिकल 68 आपके सामने में पढ़ता हूँ। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शुरा पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शुरा पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties। ये है आइन की पाबंदी, ठीक, लेकिन ये आइन की पामाली कर रहे हैं कि जो जजेस को मिलाइन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ ये कि तौहीन अदालत कर रहे हैं, तौहीन आइन कर रहे हैं, आइन की एक लिहाज से पामाली कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक्शन बनता है। अब मैं आता हूं आपके सामने, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर जो कुछ हुआ है उस पे तो नहीं होगा, बट गवर्नमेंट पे होगा अगर कैबिनेट ने किया है, और वो ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है। वो शख्स करेगा, जो शख्स करेगा, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा है, बेशक पार्लियामेंट में बैठा है, पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स को प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 69। इसके ऊपर तो कासिम सूरी वाली जजमेंट, मोहम्मद मजारी वाली जजमेंट, लॉफुल प्रोसीडिंग्स को प्रोटेक्शन है। अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई एक्ट हुआ है तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आइन ये कहता है कि आप इस तरह मिलाइन नहीं कर सकते जजेस को, उनके कंडक्ट के बारे में, जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, और जिस तरह इनकी ज़बान इस्तेमाल हुई है वो आपके सामने है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 2/3 मेजॉरिटी से भी ये चेंज करना चाहे तो तब भी नहीं कर सकते थे, जब तक उसकी रीजनिंग ना चेंज हो। मसलन इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2013 SCMR 1752। इस तरह की कोई अगर लॉ भी पास कर दे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बोनाफाइडी नहीं है, इसमें नेक नियति इनकी नजर नहीं आती, ठीक, तो लिहाजा ऐसी कोई करारदाद जो कि आइन में दी हुई एक तयशुदा प्रोविजन है उसको नलीफाई नहीं कर सकती, ना ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको डिस्कस किया है कि जो रीजंस हैं उसको अगर जब तक डिस्कार्ड ना किया जाए उस वक्त तक 2/3 मेजॉरिटी भी उस जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकती, उसके इम्पैक्ट को नलीफाई नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मैं आता हूँ आपके सामने जी। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये इस लेटेस्ट जजमेंट के जरिए, जो कि फुल बेंच कहलाता है, ये 3 मेंबर बेंच। सिर्फ कुछ देर के लिए आपको रोकूंगा, इरफान कादिर साहब को मैं शामिल कर लूं आपकी इजाज़त से, फिर डॉक्टर फारूक साहब भी इंतजार कर रहे हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आप साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के रहे, ये फरमाइएगा कि आज जो करारदाद मंजूर हुई है ये असरअंदाज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर? देखें, ये एक प्रोटेस्ट उन्होंने किया अगेंस्ट एन इंडिविजुअल जो कि सारी इंस्टीट्यूशन को अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने 1 मैन शो से ताबीर किया। और पार्लियामान का जो मकसद है वो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करना है, ना कि एक इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन करना एट द कॉस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अभी तक एक फर्द वाहिद जो है वो इंस्टीट्यूशन को चला रहे थे, और इंस्टीट्यूशन को आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल जजेस को आप इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। तो पार्लियामान का इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। अब बहरहाल जजेस का फैसला तो जजेस का फैसला है सर, प्रोटेस्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर ये हुआ है तो जजेस का फैसला तो अपनी जगह पर रहेगा ना? नहीं रहेगा ना, क्योंकि उन्होंने जजेस के फैसलों के खिलाफ ही इन जजेस ने फैसला किया। इन्होंने आइन के खिलाफ फैसला किया, इन्होंने स्टैट्यूट के खिलाफ फैसला किया। कौन सा आइन कहता है कि ये डेट जो है इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट देगा, यानी ये 3 जजेस देंगे? कहाँ लिखा है आइन में, कहाँ लिखा है उस इलेक्शन एक्ट में कि ये डेट जो है ये जजेस देंगे? या सुप्रीम कोर्ट को भी कोई इख्तियार डेट देने का नहीं है। और फिर इन्होंने कहा पहले सदर को सदर डेट देंगे, फिर कहा गवर्नर डेट देंगे, फिर इन्होंने खुद डेट दे दी, और सारी डेट जो दी वो 90 दिन के बाद दी, जबकि शोर ये मचा रहा कि 90 दिन में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, किसी ने भी नहीं डेट दी 90 दिन के अंदर। तो अब 90 दिन के अंदर किसी ने नहीं दी, तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम था देने का कि ये खुद ही डेट इस तरह से देना शुरू कर दें, और फिर सारी बाकी पाकिस्तान की पार्टीज को सुना भी नहीं।
और वो उन जजेस को रख लिया बीच में जो कलामी की मादत इरफान कादिर साहब, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा फिर 14 मई को इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके क्यों कहा था कि मैं डेट नहीं दे सकता? हाँ, ये आप पूछे इलेक्शन कमीशन से, उनसे पूछें। हाँ, ये मैं तो नहीं, आप एक दफा एक शो पे कह चुके हैं सर कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। मुझसे पूछ के तो नहीं ये किया ना जो फैसला उन्होंने। नहीं, अगर मुझसे एडवाइस लेते तो मैं तो उनको बिल्कुल सही एडवाइस देता। इरफान कादिर साहब, आप एक दफा कह चुके हैं एक शो के ऊपर कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, तो इसकी मैं लॉजिकल रीजनिंग सुनना चाह रहा हूँ। नहीं होंगे, गैर कानूनी होगा अगर हुए तो, क्योंकि पाकिस्तान में जो आइन का मंशा है वो ये है कि हमेशा सारे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप होता है, वफाक में भी और सूबे में भी, और फिर इकट्ठे इलेक्शंस होते हैं। ये पाकिस्तान को आप तोड़ना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं कि एक महीने के बाद एक इलेक्शन तो दूसरे महीने के बाद दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन। कभी हुआ इस तरह? अच्छा, तो अब ये जो केयर टेकर सेटअप 21 तारीख के बाद नल एंड वाइड होगा जो मौजूद है, आपकी बात? नल एंड वाइड नहीं होगा, कोई आइन में खुद कहा है अभी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते केयर टेकर सेटअप विल कंटिन्यू। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि रियासत को बगैर आप छोड़ देंगे किसी हुकूमत के, सवाल ही नहीं पैदा होता। शुएब साहब देखिए, मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि बसद एहतराम मैं इरफान कादिर साहब से इख्तलाफ करूँगा। देखो, आइन का मंशा ये है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अंजाम दही होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या अगर इंटरम सेटअप को बिठाएं, सिर्फ 3 महीने नहीं, हम 9 महीने ना कराएं, हम 9 साल ना कराएं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं 90 डेज़ में इलेक्शन कराऊंगा, 11 साल नहीं कराए और बाद में लूले लंगड़े एक बीच में से एक गैर जमाती कर लिए। ये आइन का मंशा नहीं है। जो इरफान कादिर साहब ये कह रहे थे ना कि जी सारे इलेक्शन एक साल में होने चाहिए, एक दफ़ा होने चाहिए। अब मसलन पंजाब असम्बली या KP असम्बली या कोई भी एक असम्बली पहले साल ही वो डिज़ोल्व हो जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, या कोई भी रीज़न पे एडवाइस हो जाती है, या किसी को इत्तेमाद का वोट पूरा नहीं मिलता, पहले महीने डिज़ोल्व हो जाती है। यानी हम 4.5 साल इंटरम सेटअप रखेंगे ताकि नेशनल असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, ये तो और फिर आ करके हम इकट्ठे इलेक्शन कराएं। ये आइन का मंशा कभी है? ये तो आइन का मसला आइन ने आर्टिकल 224 आर्टिकल 105 ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि 90 डेज। सर इरफान कादिर साहब, बहरहाल वो उनका वो जिस तरह कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, एंड डंके की चोट पे एक टेलीविजन चैनल पे भी कह चुके हैं, अभी फिर कह के गए हैं, और बाकायदा अदलिया मुखालिफ जिस तरह मुहिम चल रही है, ये उसकी कैंपेन का हिस्सा। मुझे लग रहा है जो ऊपर वाले अली अमीन साहब को उठा के लेके गए हैं उनकी शय पे बहुत बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है हमारे मुल्क में अब इस बात पे कि कौन कौन इस पर रिस्पॉन्सिबल है, क्यों नहीं इलेक्शन कराना चाहते। 3 है, ट्राइका है जो नहीं कराना चाहती। नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने कांटा लगाया हुआ है इमरान खान पे। नंबर 2 ये सारी PDM की जमातें हैं, क्योंकि उनको पता है कि बुरी तरह उनको मार पड़ेगी, शायद एक सीट भी ना मिले उनको पंजाब में और PK में नहीं। नंबर 3 इलेक्शन कमीशन, ये ट्राइका है। एस्टैब्लिशमेंट, इत्तेहादी जमातें, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट इमरान खान, और ECP के माशाल्लाह वकील हैं इरफान कादिर साहब, जो कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, और टाइम एंड अगेन। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, सिर्फ 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 क्वेश्चन रेज किए। एक बात बता दें, क्या ECP का आर्डर लॉफुल है? इरफान कादिर साहब भी पेश हुए, सब पेश हुए, किसी एक बंदे ने नहीं कहा वो लॉफुल ऑर्डर है। लेकिन वो तो यही कहने पे तुले हुए, आपके सामने क्या कह के गए अभी? अटॉर्नी जनरल पेश हुए, ये पेश हुए, किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि ECP को अख्तियार है डेट देने का या प्रेसिडेंट की डेट को चेंज करने का, लिहाजा वो ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी था। नंबर 2, क्या 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन हर एक ने कहा, माना कि जी 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं। और जो ये फरमा रहे हैं कि जनाब 90 डेज अब भी नहीं है, जो 1 महीना आगे चला गया, पर फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, क्योंकि उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को पावर है अंडर आर्टिकल 184(3) और रेड विद आर्टिकल 187 टू डू ए कंप्लीट जस्टिस, ये उनकी पावर है। right. और फिर आखिरी बात थी रीजंस जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वजारत खजाना और दिफा वाली, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल किए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वेरी राइट। मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं उनसे माजरत के साथ एक ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे। मुआशी बहरान, इसको जवाब बनाकर बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते। मुआशी बहरान क्या अक्टूबर 8 को ख़त्म हो जाएगा? और इस वक्त जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है
वो कितना जल्दी ओवरकम हो सकता है, और अगली आने वाली जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो 2023 में आती है या नहीं आती, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, यह हम उनसे पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के लिए एक सवाल मैं छोड़कर गया था। सर, हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इकोनॉमी का, क्या वो इतना सादा बहरान है कि अक्टूबर 8 तक सॉल्व हो जाएगा, या नई आने वाली हुकूमत जो होगी उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा होगा? डॉक्टर साहब। जमील साहब, मैं पिछले 20 मिनट से आपके प्रोग्राम में जो बहस हो रही है उसको सुन रहा हूँ सर, और नतीजा मेरे ज़हन में ये निकला है कि दो पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ गए। एक पाकिस्तान है जिसमें 23 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनका जो सबसे अव्वलीन चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो रोटी है। और आपने पिछले 20 मिनट में जो अशराफिया के दरमियान जंग हो रही है, जो एक पाकिस्तान है जिसमें शायद वो 1190 मेंबर्स हैं, जो नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, सेनेट के, 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसमें इलेक्शन कमीशन डाल दीजिए और मीडिया इंक्लूडेड जी। आप लोगों का एक पाकिस्तान कोई अलग सा पाकिस्तान, आपकी बहस ही कुछ और हो रही। आपने अपने इब्तदाइये में सिर्फ आईनी बहरान का और सियासी बहरान का जिक्र किया। जो असल बहरान है 23 करोड़ पाकिस्तानियों का, वो माशी बहरान। सर, मैंने माशी बहरान का भी जिक्र किया सर, आपने शायद सुना नहीं। मैं गौर से सुन रहा था, आपने दो बहरानों का जिक्र किया। जो 20 मिनट की डिस्कशन हुई है उसमें 23 करोड़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉब्लम है उनको टच ही नहीं किया गया। वहां पे पता नहीं पार्लियामेंट की बातें हो रही हैं, कोई हमें आर्टिकल की बातें सुना रहा है, कोई आइन की बातें सुना रहा है और अशराफिया की जंग की कहानी सुना रहा है। इसमें 23 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई मुफाद नहीं। सर, उसके लिए आप मौजूद हैं ना, आप उसके लिए आप मौजूद हैं। आपसे इसीलिए हम राय ले रहे हैं इसी गुफ्तगू के दौरान, इसी प्रोग्राम के अंदर, और आपको बिठाने का मकसद ही यही है। जी सुन लीजिए। जी जी। देखिए, दो इस रियासत के या सियासत में रहने वालों के दो सबसे बड़े इश्यूज हैं इस वक्त। जो 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं, मैंने आपको कहा कि उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई का है जी। जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डॉलर्स के फुकदान का है, वो खजाना खाली होने का। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आज हम इलेक्शन करवा देते हैं और एक नई हुकूमत बन जाती है, तो क्या जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 45% पे इस वक्त हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कहलाता है, जो खुराक की कीमतें हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 45% बढ़ी। नई हुकूमत आ जाएगी तो क्या वो 45 से वापस 5% पे आ जाएंगी? दूसरा इशू जी, जो खजाना खाली हुआ है सितंबर 2021 से शुरू हुआ था जी, जब हमारे पास कोई 21 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े थे, आज हम बैठे हैं कुछ 4.5 अरब पे। ये पिछले 1.5 साल की 2 साल की कहानी है। क्या इलेक्शन के फौरन बाद हमारा खजाना जो है वो वापस 21 बिलियन डॉलर पे चला जाएगा? तो क्या इलेक्शन जो है वो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रियासत का इशू है खजाने का, वो उनका हल देगा सामने? ये मुश्किल वाकईतन ये बड़ा सवाल है, बड़ा बहुत ही सिंपल सवाल है। जवाब इसका जवाब भी आपसे लूंगा। डॉक्टर साहब, आप साथ रहिएगा। इसका जवाब में देखिए, ये बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर बात करना बनती है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। फारूक साहब, पहले तो आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो आपका आइनी क्राइसिस है और जो आपकी असेंबली का क्राइसिस है और जो रिजीम चेंज के बाद क्राइसिस आया, उसकी वजह से ही पाकिस्तान आज मुआशी तौर पे बदहाल है। और आप उनके बहुत बड़े वकील रहे हैं और आपको मैंने कभी नहीं सुना था 1.5 साल पहले आपने ये बात की हो कि जी हुकूमत के चेंज करने से क्या महंगाई कम होगी। आज मैं आपके मुंह से नहीं सुन रही कि 1.5 साल पहले या 1 साल पहले रमज़ान शरीफ में फ्रूट जो है वो सुनारे की दुकान पे नहीं मिला करता था, आम रेडियो पे मिलता था, लोग लेके खा सकते थे। उस वक्त आप
6% ग्रोथ रेट को 0.6% अब जो हुआ है यानी जीरो पे इफेक्टिवली चला गया, इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज 23 करोड़ आवाम जो है वो इतनी बुरी हालत में चले गए कि 40 जो आपके लाख पीपल है, 40 लाख लोग बिलो पॉवर्टी लाइन गए हैं? कौन से अवामिल थे? ये इस रिजीम चेंज का ही नतीजा है ना 1 साल से। ये इसी असेंबलियों की चेंज और एक जो गलत तरीके से जिनको ला के जिस टोले को बिठाया गया। वैसे डॉक्टर साहब आप लोगों के भी एडवाइजर रहे हैं। डॉक्टर साहब उनकी बहुत उसके बाद इन्होंने एडवाइजर रहे हैं, इतनी तनकीद की। आज तो कम से कम मेरा ख्याल है कि ये अपने जो काम कर रहे हैं कि मुआशियात के बारे में देना उनका राइट है, नहीं उससे इंसाफ करें ना। बताएं वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्शंस दी हैं और पिछले साल क्या दे रहा था? वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन थी कि पाकिस्तान दुनिया का 10 जो फर्स्ट टॉप 10 है ना उनमें सबसे फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो क्या कह रहे हैं? कोरोना के टाइम में भी डॉक्टर साहब के मुंह से मैंने कभी शाबाश नहीं सुनी थी जो आज बिलावल साहब जाके जिसका क्रेडिट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब कभी शाबाश दे दिया करें ना, मैंने मेरे साथ बैठते रहे ना। आज बोले ना कि फ्रूट, अच्छा आपकी राय से उनको जवाब देना। एक सेकंड दे जमील साहब, कुछ बोल रहे हैं। अदरक 1150 रुपए हुई थी तो डॉक्टर साहब ने 4 प्रोग्राम कर दिए थे। आज आम, आलू, प्याज, टमाटर नहीं आवाम खरीद सकती। आज फ्रूट नहीं खरीद सकता। डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि अशराफिया की जंग है। सर ये अशराफिया की जंग नहीं है, इलेक्टेड नुमाइंदे इसी अवाम के बीच में से आते हैं। ये अशराफिया की जंग नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, ये आइन और कानून की जंग है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां यही तमाशा होता है जो आज हो रहा है। आज इसी गलत रिजीम चेंज के बाद गलत हुकूमत आने के नतीजे हैं। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो क्या ठीक होगा? बिल्कुल होगा। इलेक्शन ही किसी मुल्क को आई वुड रादर रिक्वेस्ट नॉट टू कन्फ्रंट। मेरा मशवरा ये आपस में आप बात ना करें, बेहतर है। जी डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दे दें क्योंकि आपके पास पूरा राइट है जवाब उसी 22 करोड़ आवाम को के हक को खत्म किया जा रहा है जो आइन ने उसको दिया कि अपने नुमाइंदे चुने। हाईली रिक्वेस्टेड बोलने दें। जी डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, बोलिएगा। जमील साहब बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, जो बीबी बोल रही हैं उनका एक जाती पार्टी का इंटरेस्ट है, सियासी इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान है। अच्छा बोलने दें उनको, बोलने दें, उनका राइट है। मेरा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब बोले, प्लीज मैं पिछले 25 साल से न्यूज में हफ्तावार कॉलम लिख रहा हूँ और उस 25 साल के दौरान कई हुकूमतें आई और कई हुकूमतें गईं। मैंने कई हुकूमतों को एडवाइस भी दी और मैंने कई हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया जब मुझे लगा कि वो काम ठीक नहीं कर रही। तो मैं तो यहाँ पे मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। कमल बीबी जो है वो एक पार्टी की नुमाइंदा है और उनका फर्ज है कि उस पार्टी की बुनियाद के ऊपर उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन में पार्टी की। डॉक्टर साहब इसके हल की तरफ आ जाए, छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें। सवाल ले लें, इस बात को क्या बगैर हुकूमत के कोई मुल्क ऑटो पे चल सकता है मईशत की तरक्की के लिए? इसका हल बता दें डॉक्टर साहब। आप बड़ा जबरदस्त सवाल छोड़ के गए थे, उनका अगर कोई से बालातर हो जाए जी, जाती आंख से बालातर होके कोई मुल्क के मुतालिक कुछ सोचें और अपनी जाती जंगें और अपनी पार्टी की जंगों से बालातर होके। ये जाती जंग नहीं है डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ की जंग है। उनके राइट्स को सल्व किया जा रहा है। अच्छा लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, ये जाती जंग है। ठीक है डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। सुन लीजिए, आइन की लड़ाई जाती लड़ाई नहीं होती। देखिए अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो टाइम मैगजीन में आर्टिकल छपा है जिसको शुरू में पीटीआई वाले लेके बहुत धूमधाम से निकले थे, उसमें लिखा है कि जो आज मईशत है पाकिस्तान की, उसकी जो रूट्स हैं, उसकी तबाही की जो जड़ें हैं, वो पीटीआई की हुकूमत के दौरान शुरू हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम मैगजीन के उस आर्टिकल के अंदर लिखा है। मैंने सिर्फ ये जिक्र किया था कि सितंबर 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त हमारे खजाने में 21 अरब डॉलर थे और वो उसके बाद से गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। पहले एक सियासी हुकूमत थी पीटीआई की, सियासत की बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते थे जिसका मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब अगर आपके पास वक्त है, मैं 3 आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो हैं बिल्कुल दे दें, क्विक एंड ब्रीफ सर, बिल्कुल दे दें। देखिए फरवरी की 28 तारीख सन 2022 साबिक वजीर आजम साहब जो हैं, वो आपको याद होगा कि टीवी पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया। जी हाँ। उस वक्त पाकिस्तान के पास खजाने में कुछ 16 अरब डॉलर पड़े थे। हुकूमत जो पीटीआई की थी, उन्होंने IMF से खुद से वादा कर रखा था कि हम सियासी बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, सब्सिडी नहीं देंगे।
उस फैसले के नतीजे में 1 महीने में 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमारे जो ज़खायर हैं वो 16 अरब से 12 अरब डॉलर पे रह गए थे मार्च के महीने के अंदर। सियासी फैसला था और उसकी बहुत बड़ी माशी कीमत चुकानी पड़ी। फास्ट फॉरवर्ड करें अक्टूबर 2022, अब नई हुकूमत आ चुकी थी, पीडीएम की हुकूमत है, नए वजीर खजाना थे। उन्होंने अक्टूबर में आके एक फैसला किया कि रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने रोक के रखा जाए, होल्ड किया जाए। सियासी था, उसका बहुत बड़ा मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक। तो दोनों की तरफ से सियासी फैसले लिए गए और मईशत का उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जो 44 महीने पीटीआई की हुकूमत के गुजरे थे, उसमें जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो हमने लोन लिए थे, जो कर्जा जात लिए थे, उसके 75% लोन सिर्फ उन 44 महीनों में लिए गए। जो हकीकी आजादी होती है वो लोन से निजात होती है, और यहाँ पे आप सोचिए 44 महीनों में हमारी हकीकी आजादी को जिस बुरी तरह पामाल किया गया, जिस अंदाज से कर्जाजात, कौमी कर्जाजात मुल्क के ऊपर चढ़ाए गए, वो पहले आपको 71 साल तारीख में नहीं मिलते हैं। वेरी राइट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपका पॉइंट आ गया है सर, और आपने बड़ी डिटेल में बात की है, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टूडियोज में बैठे मेहमानों से थोड़ी सी कमल बीबी इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए इनमें बाद में। देखें डॉक्टर साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो मिसकोट करते हैं, ही इज़ नॉट फेयर विद व्हाट ही इज सेइंग। इनको मैंने उस वक्त भी कन्फ्रंट किया था, पाकिस्तान की तारीख का कर्जा उतारने का काम सबसे ज़्यादा पीटीआई के दौर में हुआ है। जो हमें मईशत मिली थी, जो हमने इनहेरिट की थी, वहाँ से लेके जिस दिन हमसे हुकूमत छीनी गई थी और महंगाई के नाम पे छीनी गई थी, आज 67.7% महंगाई है। पाकिस्तान क्या इस खित्ते में 200 सालों की तारीख नहीं है। उसमें आप देख लें कि जो ट्रेड गैप था वो कम किया, हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट था वो प्राइमरी सरप्लस में चेंज हुआ, यानी हमारे जो अंदरूनी खर्चे हैं वो कम किए। जिस ऑस्टेरिटी ड्राइव पे ये सारे मजाक उड़ाया करते थे कि जी ये पेनी वाइज बन रहे हैं और इनको जो है वो और कोई काम करने चाहिए, उसी की वजह से हमारा प्राइमरी सरप्लस हुआ था। उसके बाद इंडस्ट्री चली, कोरोना के दौर में आज मेरे पास एक ग्राफिक आया हुआ है, मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ग्राफिक्स दिखा रहे हैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जहाँ रजीम चेंज हुई है। पाकिस्तान का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ रहा है। हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रही थी 24/7। पूछे ना जाके फैसलाबाद सियालकोट की, आज सारी टेक्सटाइल बंद पड़ी है। 80 लाख बंदा बेरोजगार हो गया, 40 लाख बंदा बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया। आपके जो चैरिटी देने वाले थे आज वो चैरिटी मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए 450-500 रुपए दर्जन केले पाकिस्तान में कभी सुने थे? बहुत महंगा। ये वो मुल्क है कि जहाँ तरबूज लोग साइडों पे लगा के खड़े हो जाते हैं, 50 रुपए 60 रुपए में लोग तरबूज खरीद लेते हैं। आज इस वक्त 170 रुपए किलो का तरबूज मिल रहा है। ये जो रोज़ों का टाइम चल रहा है ना, यकीन माने, मैं परसों प्रोटेस्ट भी सैटरडे को रखा है, मेरे पास खवातीन आ रही हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग को प्रेजेंट करती हूँ और पाकिस्तान की बहुत सारी औरतों की मैं आवाज़ हूँ। यकीन माने ना, वो सुबह मेरे से इस वक्त बात नहीं हो रही है कि सुबह नाश्ते में वो अपने बच्चों को स्कूलों में पराठा अंडा खिला के नहीं भेज सक रही हैं। बच्चे भूखे जा रहे हैं। क्या है, आप 5000 रुपए का नोट लेके जाएं और एक घी का डब्बा ले आएं, साथ कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास खरीदने के लिए। 4000 से ऊपर आपका घी का डब्बा आ रहा है 5 किलो का। माएँ बेचारी अंडे 300 रुपए के दर्जन। आप आटा देख लें, आटे के नाम पे मुल्क में मौत बांटी गई। ये आटा आया कहां से था? सब स्टैंडर्ड। आपने 550 वाली बोरी 1100 रुपए की आटे की, 10 किलो का थैला, और आप उसके बदले में लोगों को बुला के ख्वार करें, मौत बांट रहे। ये वही मुल्क है ना जहां कोरोना के दिनों में 14,000 रुपया बुला के इज्जत से दिया जाता इसमें तो कोई शक नहीं। और दुनिया ने हमें टॉप 3 नेशंस में डाला, हमारे मॉडल को फॉलो किया। ये कहते थे वैक्सीनेशन नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन भी की और क्योर भी किया। वेरी राइट। और आज ये हमें बातें सुना रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, वो तो हम फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस तो 75 साल से हम भुगत रहे हैं, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल क्लैश से हम कैसे निकल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आटा स्कीम वाली बात मैडम ने कर ली। मैंने सबसे पहले ये लिखा हुआ था अपने पास, मैंने कहा मैं इस पर बात करूँगा। इन्होंने बहुत जुल्म किया, पूरी कौम को भिखारी बना के। सानिया निश्तर और इमरान खान ने बहुत इज्जत के साथ कोरोना के ज़माने में वो कफालत स्कीम जो जारी की, कफालत स्कीम, लोगों को घर बैठे उनको पैसे मिले। देखें, ये 650 रुपये का एक थैली थी, आपने आटा देना था, उसके बदले में आप डबल पैसे 2000, 1500, 3000 आप बाइज्जत तरीके से लोगों के घरों में पहुंचा देते। जिस तरीके से लोग फौत हुए,
जलील हुए, लोगों को भिखारी बनाया गया, इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना गया, यार ये भिखारी लोग हैं, किस अंदाज में आपने क्या हरकत की है, इसका इर्रेपरेबल लॉस किया है आपने अपनी सोसाइटी को दिया है। इसके बाद मैं आता हूँ, मैंने ये जून में किया था रजीम चेंज प्रोग्राम, और मैंने कहा था उसमें आप थे, मैं मौजूद था, मैंने उसमें सारे इंडिपेंडेंट लोगों को बुलाया था। regime change operation and its fallout on security, economy, political, social and human rights। मुझे अच्छी तरह याद है अरशद शरीफ साहब भी आए थे, वो आए, ये बाकी सारे लोग आए, डॉक्टर मोहित पीरजादा था, बाकी सारे दोस्त थे, अयाज अमीर था। लेकिन मुझे ये बताएं, आज सिक्योरिटी आपकी दहशतगर्दी अपने उरूज पे पहुंच गई है। आज आपकी इकोनॉमी बदतरीन, 75 साल की तारीख में बदतरीन सिचुएशन आज आपके पास है। महंगाई उरूज पे जो कुछ है, बहुत सारी बातें इन्होंने कर दी, बाकी मैं आगे तफसील में जाऊंगा तो वक्त आपका ज्यादा जाया होगा, लिमिटेड है। लेकिन जो इकोनॉमी की बदतरीन सिचुएशन है, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को खाने को नहीं है, डाके पड़ रहे हैं, खाना जंगी की कैफियत पैदा होते जा रही है, जो कुछ हमारी इकोनॉमी की कंडीशन होगी है। गरीब तो बेचारा मर गया है और मिडिल क्लास जो है वो गुर्बत की लकीर। हाल इसका इलेक्शन है, इलेक्शन के अलावा कोई हो नहीं सकता कि जिसके पास, मुझे बताएं, 5 साल हुकूमत होगी तो कोई सरमायाकार आएगा, कोई मुल्क से बाहर के लोग आएंगे, डेफिसिट खत्म होगा, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा, और स्टेट और पब्लिक के दरमियान वो रिलेशनशिप ही ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट तो आज रहा ही नहीं है, आपने उसको तो वैसे ही खत्म कर दिया है। और जो आप आईनी बहरान की बात कर रहे हैं, कोई आईनी बहरान नहीं है, आईनी बहरान तो फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। उसके बाद ये क्रिएट कर रहे हैं ना, माफिया है ना, ये तो पॉलिटिकल इशू क्रिएट करके मसला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह माफिया सबसे पहले जजेस को खरीदने की कोशिश करता है, जब वो खरीदे नहीं जा सकते तो फिर उनको थ्रेट करता है, और फिर वो थ्रेट, ब्लैकमेलिंग और मिलाइनिंग जो एटीट्यूड इन्होंने रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए ताकि एक इशू क्रिएट किया जा सके। अदरवाइज कोई आईनी बहरान नहीं है, आईनी बहरान हल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अलावा कोई आईनी बहरान नहीं, आइन पे अटैक हो रहा है और रियासत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जानबूझ के मईशत तबाह की गई। वेरी राइट। कमल शोजब साहब आपका बहुत शुक्रिया, शोएब शाहीन साहब आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आप हमेशा मेरी बात रख लेते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा तमाम जितने भी लोग थे उन सब का बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, खान साहब के खिलाफ फैसला है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बड़े दिल के साथ, वुसअत कल्ब के साथ उसको एक्सेप्ट किया। अब जिसके खिलाफ आया उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये नहीं कि आप पार्लियामान में बैठकर मुअज़्ज़ज़ अदलिया को मलाइन करें। और बोल न्यूज़ ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उस पार्लियामान के अंदर से अदलिया मुखालिफ कोई बात अगर एयर करने की बात होगी तो हम अपने चैनल पर उसको नहीं चलाएंगे, और हमने नहीं भी चलाई है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।